हम तो ये कहते हैं कि जयचंदों की कमी पहले भी नहीं थी और शायद आज भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि आप आंख बंद करके सोइए आराम से। वो हमारे साथी जो वहाँ पे तैनात खड़े हैं वो बड़े बहादुर और वीर हैं। तो आर्मी का इस्तेमाल राजनीति में कर लिया। ये कि अब हमने ऐसा किया, पहले ऐसा नहीं हुआ, ये सरासर उन शहीदों को सीधे शब्दों में गाली है जिन्होंने ऐसे काम करके अपनी जाने गंवा दी। तो मैं सैनिक बाद में हूँ, एक किसान का बेटा पहले हूँ, संसद में पास कानून हो, और ड्यू टू कोरोना जबकि ऐसे हालात थे कि उस टाइम पे कोई विरोध भी ना कर पाए, इससे पूरे देश का ही सत्यानाश होना है। जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। दोस्तों, 26/11 का वो खूनी मंजर जब पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी हथियारों से लैस होकर के मुंबई को तहस नहस करने के लिए पहुंचे। उन्होंने ताज होटल, शिवाजी टर्मिनल पे जाकर के ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लोगों को वहां पे उन्होंने कत्लो गार्द किया। उस मंजर को देश नहीं भूला है। उस मंजर को जब जब देशवासी याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उससे पहले भी अगर बात की जाए, हमारे यहाँ कारगिल की लड़ाई हुई 1999 के अंदर। उस लड़ाई में भी पड़ोसी देश ने एक तरीके से हमारे साथ धोखा किया। उस समर काल में वो जो है हमारी पहाड़ी चोटियों पर, बर्फीली चोटियों पर आकर के कब्जा जमा करके बैठ गए। बहुत बड़े पैमाने पर उसमें कुर्बानियाँ हमारे सैनिकों को, वीर जवानों को देनी पड़ी। इन दोनों ही पलों को मैं याद करते हुए एक बातचीत आपके बीच में लेके आया हूँ। 26/11 इसलिए भी आज मायने रखता है क्योंकि आज उसकी 12वीं बरसी है। और हमारे साथ उन दोनों ही टॉपिक्स पे बात करने के लिए, क्योंकि वो जो शख्सियत जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ वो कारगिल विजय में भी शामिल रहे, और 26/11 का जो वो हमला था उसको भी वो एक तरीके से सामना करने वालों में रहे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कमांडो रामेश्वर शिवराण जी की। रामेश्वर शिवराण जी, आपका द अवेयर में स्वागत है। जी सिंह साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जो आपने इस तरह आपके साथियों से सभी से रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू। जैसे आपने बताया कि कारगिल और ताज होटल का जिक्र कर दिया आपने जी। ऑब्वियसली हमारे देश के लिए बड़ा एक झटका भी रहा था, क्योंकि जब हम आमने सामने रहते हैं लड़ाई के लिए तो हालात कुछ और होते हैं, लेकिन जब धोखे के साथ किसी चीज़ को किया जाए तो उसके लिए सडनली मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश ने आज़ादी के बाद काफ़ी टाइम सहा भी है, और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के सैनिकों ने अच्छे से दिया भी है। तो बशर्ते मैं आज 12 साल कंप्लीट होने पे सब उन जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने सबसे बड़ा जो कुर्बानी का सबब बोलते हैं, जान कुर्बान कर दी, तो उनके लिए नमन करना चाहूँगा। प्लस बड़ी यादें जब वो आती हैं तो मेरे ख्याल में जब हम लोग आंख बंद करते हैं, कभी उस चीज़ को विचार करते हैं, तो वो खूनी मंजर इसलिए कहना चाहूँगा। हम पेशेवर लड़ाके होते हैं जो सैनिक रहते हैं, और स्पेशली जब हम कमांडोज की बात करते हैं, बट वहाँ पे जो हमने होटल ताज के अंदर मुंबई की बात करें हम, तो वहाँ पे जो एक ऐसा मंजर जो नज़र आया था वो रियली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे जो डेड बॉडीज थी वो सैनिकों की नहीं थी, वो लड़ाकों की नहीं थी, वो लड़ने वाले किसी सोल्जर की नहीं थी। वो वहाँ पे सब लोग शामिल थे। उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे, 2, 2.5 साल, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरह के बच्चे भी उनमें शामिल थे। इंक्लूड रहे उनके अंदर बुजुर्ग भी, क्योंकि 70 के आसपास जिनका एज रन हो रहा था, लेडीजें भी थी। तो वो बहुत दर्दनाक चुभन वाला हादसा रहा जी। तो उस चीज़ का जो जवाब हमारे साथियों ने दिया, सैल्यूट, और उनके लिए दिल से मतलब दुआएं निकलती है कि हमारे साथियों ने इतने जज्बे के साथ अपने देश की शान को बरकरार रखते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे दुश्मन देश को, दुश्मन जो भी वहाँ से आए वो विश्वासघाती लोग, क्योंकि सामने से उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, बहुत चोरी छुपके से एक तरीके से उन्होंने हमला किया, हमारे सैनिक, वीर सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं निश्चित तौर पे उस दिन को इन साथी के साथ जो हमारे साथ कमांडो जुड़े हुए हैं उनसे नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उन पलों को याद करना बहुत दर्दनाक होता है, परंतु उसके बावजूद क्योंकि आज बरसी भी है तो मैं याद करते हुए अगर उसमें कुछ बता पाएँ कि किस तरीके से वो कितने लोग थे, हालांकि पूरा देश मीडिया के माध्यम से अन्य तरीक़ों से जानता है, परंतु फिर भी उनके पास किस तरीके के हथियार थे, क्या हमारे पास भी उतनी ही उच्च क्वालिटी के हथियार थे, अगर कुछ बता पाएँ। वेपन्स के मामले में बहुत अच्छे से हम लोग तैयार थे, अपना देश हमेशा तैयार रहा है। रही बात एक अचानक ऐसा हुआ था तो दर्द इस बात का है कि उसमें वो लोग शिकार हुए जो बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं, तो दर्द सिर्फ इस बात का है। रही बात शहादतों की, हमारे साथियों ने शहादत दी है। मेजर संदीप पुनितकृष्ण साहब थे जिसमें हवलदार योगेंद्र सिंह जी थे, तो शहादतें हुई हैं, प्लस उसके जो कि अपने वहाँ पे मुंबई पुलिस से थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स और जो जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो कुर्बानियाँ दी है, क्योंकि वो लोग या हमारे जो साथी हैं हम लोग तत्पर रहते थे कि देश के लिए अगर कभी ऐसा मौका मिले तो बड़ा उस चीज़ का एक बेसब्री से इंतजार रहता हर सैनिक। पर मैं सारी इन बातों को दरकिनार करते हुए मैं एक बात पे आना चाहूँगा कि आज 12 साल उस चीज़ को कंप्लीट हो गए हैं। देश हमेशा से तैयार रहा है, चाहे वो बाहरी कोई हालात ख़राब रहे हों, चाहे वो अंदरूनी कुछ ऐसी हालातें दुश्मन देशों की साजिशें रही हों। पर मैं एक बात आप लोगों से, समस्त चैनल को देखने वाले दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि आज देश की जो सिचुएशन है, करंट जो हम बात करना चाहेंगे आज के ताज़ा हालात की, तो बाहरी मुल्कों से हमें आज भी दिक्कतें नहीं है, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज जो सिचुएशन है, मैं उस पर अगर बिल्कुल डायरेक्टली आना चाहूँगा तो हकीकत ये है कि हमारे देश के अंदर की बड़ी बेकार हो रखी है। उस पर भी मैं निश्चित तौर पे आऊँगा, आपके जो आप जिक्र करना चाह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उस तरफ भी आऊँगा, बट उससे पहले एक सवाल है मेरा, सिर्फ ये है कि उस 26/11 का जो एक तरीके से मामला था, जो क्या नाम है पाकिस्तान ने या फिर दुश्मन देश ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उससे हमें किस तरीके के सबक लेने होंगे, अगर इस तरीके की आगे कोई घटना होती है तो उससे के लिए कैसे जो है हमें सामना करना होगा, अगर उसमें कुछ 2 लाइन में कुछ बता पाएँ। देखिए 2 लाइनें क्या, इस पे तो आप पूरे किताबें में लिख दो तो भी कम रहेंगे। और अगर 2 शब्दों में कहना चाहो तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि ना तो पहले कुछ ऐसी मजबूरियां और कमजोरियां हमारी रही हैं कि हम इस तरह के हालातों का जवाब ना दे सकें, और आगे भी इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से हमारे देश की सेना और हमारे देश की जो सुरक्षा फोर्सेज हैं वो हमेशा से तैयार हैं और रहेंगे। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के हालात ना हो। तो कई बार ऐसी चूकें हो जाती हैं, वो चूक जरूरी नहीं कि फोर्सेस से हों, क्योंकि एक इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना अपने आप में बड़ी बात है। और कई जगह हम तो ये कहते हैं कि जयचंदों की कमी पहले भी नहीं थी और शायद आज भी नहीं है। हम डायरेक्टली इस इशू पे बात भी नहीं करना चाहेंगे, बट जो हमारे सैनिक हैं जिनके भरोसे पे हम लोग घर पे भी सो रहे हैं आराम से, तो हम ये कह सकते हैं कि आप आंख बंद करके सोइए आराम से। वो हमारे साथी जो वहाँ पे तैनात खड़े हैं वो बड़े बहादुर और वीर हैं, तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जी, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं जी। तो मैं हर जो भी मेरे को सैनिक मिलता है जिससे मैं सवाल जब करता हूँ तो एक सवाल मैं अक्सर करता हूँ कि आज की जब राजनीति आप देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बताया जाता है कि पहले भी स्ट्राइकें हुई हैं, परंतु देश की सरकारों ने कभी गुणगान नहीं किया कि हमने ये कर दिया। देश का प्रधानमंत्री कभी बॉर्डर पे जाके कहता नहीं कि मैं दुश्मन देश के साथ ऐसा कर दूंगा। क्या इस तरीके की राजनीति को देख करके आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ के सिंह साहब 2 पहलू रहेंगे जी। आप इस चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं जी। पॉजिटिव ये है कि इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक मतलब आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया जी, चलो इसको मैं सीधा सा बोल रहा हूँ कि आर्मी के ऊपर राजनीति, तो इस पे आर्मी के ऊपर आप राजनीति भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम ये कह सकते हैं कि आर्मी का इस्तेमाल राजनीति में कर लिया। दोनों का एक ही घर में मायने निकल के आएगा। तो कुल मिला के एक एप्रिसिएशन, यानी एप्रिसिएट करना किसी चीज को अच्छी बात है, तो इससे शायद यूथ को इंस्पायर होने का एक मतलब मौका मिलता है कि हमारे देश के सैनिक इस तरह से जवाब दे रहे हैं माकूमल, तो वो अच्छी बात है। बट इसका राजनीतिकरण करना वो बेहद खतरनाक है आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद ये कि
अब हमने ऐसा किया, पहले ऐसा नहीं हुआ। ये सरासर उन शहीदों को सीधे शब्दों में गाली है जिन्होंने ऐसे काम करके अपनी जानें गंवा दी। जी बिल्कुल। क्योंकि ये चीजें आर्मी या डिफेंस कोई भी फोर्सेज रही हो, उन्होंने पहले भी किया, आज भी करें और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि एक ऐसा तबका है जो सैनिक है, उसका राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता जब तक वो ऑन सर्विस रहे। शासक बदलेगा, सत्ताएं बदलेंगी, परंतु सैनिक जो है बॉर्डर पे लड़ता रहे। देश धर्म जानता है, देश ही उसकी पार्टी है, देश ही उसका धर्म है, देश ही उसकी जाति है जी। तो उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता। भले ही वो आफ्टर वीआरएस या पेंशन जो उसका रहता है, उसके बाद रिटायर होने के बाद वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में, जो मेरे साथी मेरे जैसे हैं, उनके दिमाग में भी एक, जहन में भी एक बात चलती है कि हम शायद इस बदलाव का कहीं ना कहीं हिस्सा बन पाए और अच्छा पॉजिटिव जो है अपना दे पाए। तो इसके चलते देखिए, हर आदमी का सोचने का अपना अपना नजरिया रहेगा। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दे, कोई किसी को। बट मैं ये कहूँगा कि एक सैनिक, चाहे वो सेना के सर्विस के दौरान रहा हो या बाद में, वो देशभक्त पहले, किसी पार्टी के लिए बाद में रहेगा। ये तो मेरा अपना पर्सनल बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसी बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और इसमें साथ में जोड़ता चलूँ कि देश के सैनिकों के साथ कभी भी राजनीति नहीं होना चाहिए या वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना निश्चित तौर पे घोर निंदनीय है। कमांडो साहब भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक सवाल और आता है, और वो आता है जो वर्तमान परिदृश्य बना हुआ है, जिसकी ओर आप इशारा भी कर रहे थे कि बॉर्डर पे जो है वो किसान का बेटा लड़ता है, शहीद होता है। बॉर्डर के अंदर जो है आज किसान लगातार खेत में और खेत के बाहर रुल रहा है। ऊपर से जो है सरकार 3 नए कानून लेके, कृषि कानून लेके आई, जिन्हें आज किसान संगठन और किसान जो है काले कानूनों के तौर पे भी कह रहे हैं। इस पे कुछ आप कह पाएँ, एक किसान के बेटे होने के नाते, एक किसान होने के नाते और एक सीमा के प्रहरी होने के नाते? देखिए मेरे साथी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं सैनिक बाद में हूँ जी, एक किसान का बेटा पहले हूँ। बिल्कुल। रही बात, हमारी जो जड़ें हैं वो आज भी किसानी में शामिल है जी। और जिस तरह से आज का परिवेश पे आप बात दोहरा रहे हो, तो किसान के अध्यादेश का जो 3 कृषि अध्यादेश की बात कर रहे हैं संसद में जो कानून हो, और ड्यू टू कोरोना, जबकि ऐसे हालात थे कि उस टाइम पे कोई विरोध भी ना कर पाए जी। ये अपनी सूझबूझ हो सकती है सरकार की, अपनी चालबाज, जो भी उसको शब्द आप यूज करना चाहो दे सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस सिचुएशन में आप जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले हमारे जो अद्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए अपनी ज़िंदगी भी गंवा दी और लगा दी पूरी की पूरी। और आज भी हम बात करते हैं कि 2 ही चीज़ों का नाम लेते हैं कि हमारे जवान, हमारे किसान। किसान अन्न पैदा करता है, जवान रक्षा करता है जी। और मेरे ख्याल में ये देश की कहीं ना कहीं बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी रहती है, उसकी तरह काम भी कर रहे हैं आज जी। और इन्हीं के नाम पे, दोनों के नाम पे जबरदस्त राजनीतिकरण आज सारी पार्टियां कर रही हैं, कोई कम कोई ज्यादा जी। लेकिन इन दोनों की ही हालत, चाहे वो किसान रहा हो चाहे वो जवान हो, दयनीय थी और है। भले ही चाहे आप कितने भी उसको है ना अच्छे तरीके से दिखा दो। ओआरओपी के लिए आज भी किसान तो अब बाद में जग रहे हैं। ओआरओपी के लिए आज भी जंतर मंतर पे एक्स सर्विसमैन काफी बैठे हैं और आज से तकरीबन उनको 3 साढ़े 3 साल हो गया कंटिन्यू हर रोज वो जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं जी। अगर ओआरओपी आप लेके आ गए, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, पार्टी से बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी के समर्थन या समर्थक की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सरकार से पूछ रहा हूँ कि अगर आप ओआरओपी लेके आ गए हो तो फिर वो किसान, वो जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं? तो सोचने वाली बात है। अगर आप किसानों के हित के लिए अध्यादेश लेके आए हो, कृषि अध्यादेश, तो ये किसान पानी की बौछारों में आपके पुलिस के डंडों के पीछे या बैरिकेड तोड़ तोड़ के आगे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। भले ही आप इसको राजनीति का नाम दे दीजिए, भले ही आप इसको राजनीति जी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का नाम दे देना भी एक राजनीति है जी जी। क्योंकि असल बात तो यह है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके आवाज को दबा करके और उनको एक चीज परोस दी जाती है कि एक कृषि अध्यादेश आपके हित के लिए, भाई जिसके हित के लिए वही रो रहा है तो हित किसका जी, जायज बात। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो किसान हो या किसान का बेटा हो, और चाहे वो किसानी पे कहीं ना कहीं जुड़ा हो, छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश की 90% जनरेशन है जो किसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है जी। उसका काम धंधा, उसका बिजनेस, उसका व्यवसाय या उसका खुद का जीना मरना।
इसीलिए मैंने जनता से आह्वान किया था कि भाई किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर तबके के व्यक्ति को खड़ा होने की जरूरत है। बिल्कुल, इसके लिए अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ डंडा मारपीट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात रख रहे हो, लोकतंत्र और ये आपका राइट है, हक है जी। अगर वो रख रहे हैं तो रखने दो, रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन साथियों की हिम्मत नहीं है जंतर मंतर पर जाने की किसानों के साथ, या बैरिकेड तोड़ने की, या हिम्मत नहीं है खुद चल के वहां पे अपने आप को ले जाने की कि मैं भी यहाँ पे शामिल हूँ, या घरेलू परिस्थितियों की वजह से कोई साथी नहीं वहाँ पे सपोर्ट कर सकता, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्प्रेड कीजिए कि अच्छे की भाई सरकार से हम रिक्वेस्ट ही तो करें, प्रार्थना तो करें, यह अध्यादेश हमारे हक का नहीं है, किसानों के हक का नहीं है जी। तो मेरी समझ से किसानों को बचाना जरूरी है। अगर आप देश की बात करें तो किसान और जवानों की बात कर रहे हो, तो भले ही वो एक पुलिस वाला साथी या मेरी तरह कोई एक्स सर्विसमैन या कोई सर्विस के दौरान भले वो डंडा लेके वहां पे किसानों के आगे खड़ा होगा, लेकिन उसकी आत्मा रो रही होगी कि मैं अपने पूर्वजों के सामने लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुख का विषय है, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए एक बार। कमांडर साहब, पंजाब का किसान जी, जिसको कहते हैं हरियाणा में मोटी भाषा में चूची बच्चा, ठीक है, वो आज आंदोलन में है। वो लगातार जो है सरकार को बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने हमारे साथ गलत किया है, परंतु वो माहौल हरियाणा के अंदर नहीं बन पाया। अगर मैं मोटी भाषा में कहूँ कि हरियाणा का जो आदमी है उसने किस तरह उठना चाहिए और किस तरह अपने बड़े भाई पंजाब गेला कंधा तक कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, कुछ कह पाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा देसी तरीके और देसी भाइयों को एक ही चीज़ देना चाहूँगा कि जिस तरह मैं शौरान जैसे मेरा नाम लिया है तो पता चल ही जाता है, जाट कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और जाट आरक्षण का जब टाइम चल रहा था तो मैं उसमें कहीं पे इस तरह की सपोर्ट नहीं कर रहा था कि जातिवाद कहीं पे फैले। तो अब जो मौका है वो किसी कास्ट के लिए, धर्म के लिए नहीं है, वो हमारे संपूर्ण देश के लिए है और किसानों के लिए है। और कहीं ना कहीं हम किसानों के बच्चे हैं, किसानों के साथी हैं, और आज सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जाति का और पर्टिकुलर एक रीजन का मसला नहीं है फिलहाल ये, बिल्कुल कि आप पंजाब की बात करो या हरियाणा की, पूरे देश की बात है जी। और अध्याय देश से पूरे देश का ही सत्यानाश होना है जी। अब रही बात, आपने पूछा कि पंजाब में पूरा चूची बच्चा साथ में है और हरियाणा में क्यों नहीं है, तो यहाँ पे भी जो एक स्टेट गवर्नमेंट की बात आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब की जो अपने वो बोल देते हैं कांग्रेस के कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, हरियाणा में बोले बीजेपी के, बीजेपी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं तो एक बात कहूंगा सभी देशवासियों से, सभी साथियों से जो देख रहे हैं कि आप भूल जाइए बीजेपी, आप भूल जाइए कांग्रेस, आप एक ही बात याद रखो, अगर आपके बिल्कुल दिमाग से ये चीज सेट है कि भाई ये जो अध्यादेश आए किसानों के पक्ष में है तो आप इसका साथ दो। लेकिन मेरा खुद का पर्सनली एनालाइज करके मैं अपना निष्कर्ष ये बताता हूँ कि कहीं भी किसी भी मामले में ये चीज़ ठीक नहीं है और इसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होंगे आने वाले टाइम में किसानों के लिए। बाकी दुनिया समझदार है, हमारे से काफ़ी ज़्यादा समझदार वो हमारे सामने बैठे जाती है। शौरान साहब, अगर यहाँ पे क्योंकि आपने जवान की और किसान दोनों की बात हुई है, अगर मैं जवान जो युवा है उसकी भी मैं अगर बात कर लूँ, आज रोजगार का बड़े पैमाने पे देश के अंदर संकट है। सरकार जो है तमाम सरकारी महकमों को निलंबित एक तरीके से नीलाम करने की ओर बढ़ रही है। युवा आज क्योंकि खेती उतनी बची नहीं है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, वो डिप्रेशन में आके या तो चोरी डकैती गुंडागर्दी कर रहा है या फिर नशे की तरफ जा रहा है। इस पे भी कुछ अगर आप युवाओं को संबोधित कर पाएँ तो। युवा साथियों के बीच में मैं काफ़ी टाइम से रहा हूँ, तकरीबन 2014 में मैंने VRS ले लिया था, उसके बाद कंटिन्यू युवाओं के बीच में रहा हूँ। मैं तो युवाओं को एक ही चीज़ के लिए इंस्पायर करता हूँ, आप जाति धर्म में बंटना छोड़ दो, आप पार्टियों के झंडे उठाना छोड़ दो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आप, इनेलो, पिनेलो, जो भी है, अपने हरियाणा से लेकर के बाहर की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, झंडे उठाओ तब तक जब तक उसमें दम दिखे कि देश के लिए या प्रांत के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन झंडे उठाने का मतलब ये नहीं कि अंधभक्ति में डूब जाओ किसी भी पार्टी के हो। जब वो गलत करता है तो उसके खिलाफ भी झंडे उठाने की हिम्मत रखो, क्योंकि हम तो भगत सिंह के पुजारी हैं जी। उन्होंने तो एक ही चीज सीखी थी कि जहाँ पे गलत हो रहा है उसका विरोध करना सीख जाओ जी जी। और रही बात है सही मायने में अगर गर्म खून है और खून ही अच्छे के लिए दौड़ रहा है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छे के लिए करना सीखो, न कि उसको है ना पार्टियों के ये कुछ एक पार्टी लाइन ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे कुछ गिदड़ टाइप के लोग हैं, मैं तो गिदड़ बोलता हूँ, राजनेता कोई भी, उनका एक ही काम है यूथ को है ना बरगला के लालच दे के, अरे भाई अगर इतनी अच्छी पार्टियां होती क्या आप लोगों के लिए कोई स्कीमें बनी हैं?
क्या आप लोगों के रोजगार के लिए कोई प्लानिंग है? क्या बुजुर्गों की कोई हालत में सुधार है या उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई देख रेख का? आप फॉरेन कंट्री को जा नहीं सकते तो कम से कम आज ये हमारे हाथ में सोशल मीडिया, तो इसमें तो देखो इसमें भाई विश्व में बाकी देशों की क्या कंडीशन है। जी जी बिल्कुल। देश हमारा सोने की चिड़िया, सुनते आए बचपन से पढ़ते आए दूसरी तीसरी क्लास से। आज हम लोहे की चिड़िया जंग लगी हुई भी नहीं रह रहे। कारण क्या है? कमाने वालों में कमी नहीं, टेक्निकल हम कितने एडवांस हुए हैं। हमारे पास यूथ सबसे ज्यादा, मतलब वर्ल्ड के अगर हम रेशियो निकालते हैं सबसे ज्यादा इंडिया का यूथ है जी। सबसे ज्यादा मतलब जज्बाती हैं, पावरफुल हैं और जीने मरने वाले हैं एक लय के ऊपर। तो भी हम दिन पर दिन कमजोर क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह एक ही है कि चंद लोग, वो अंग्रेज थे वो तो बड़े पहचान में आ जाते थे, उनके कलर देख के पहचान लेते थे बाहर के विदेश। लेकिन आज के दिन हालात ऐसी हो रही है, हमारे जैसे हमारे भाई और हमारे बीच में बैठ के दिखने वाले ये चंद खद्दरदारी किसी भी पार्टी का किसी भी पार्टी, इन्होंने ना निचोड़ना और लूटना सीख लिया है। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे, किसी पार्टी में मत बटो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसानों के हक की बात है तो आप आइए ना खुल के सामने और विरोध कीजिए अगर बुरा लग रहा है तो, चाहे वो सरकार किसी की भी, कांग्रेस हो बीजेपी, कौन। आप ये देखो ना, जो कल कांग्रेस में थे आज बीजेपी में बैठे हैं। कल आप जब कांग्रेस को सलाम करना शुरू करोगे ये बीजेपी वाले वहां भी मिलेंगे, वहां पर भी मिलेंगे जी। भाई अपने बारे में जागना सीखो, अपने हक के बारे में जागना सीखो, वही सबसे बड़ी अवेयरनेस है। बहुत बढ़िया शिवरान साहब, थैंक यू दा अवेयर के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कारगिल के हीरो, 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ उसके हीरो शिवरान साहब। इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ, चाहे वो जवान की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो आज राजनीति जिस तरीके से युवाओं को रोजगार से दूर करती जा रही है उसकी बात हो, और उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से जो है जाति और धर्म की जो राजनीति हो रही है उसके ऊपर भी हमला किया और युवाओं को चेताने का काम किया कि नेताओं की चमचागिरी या फिर जो है उनकी अंधभक्ति छोड़ करके आम आदमी के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ खड़े होना युवा को सीखना होगा। वो बहुत अच्छे से ये पूरा मैसेज दे रहे थे। मैं आप तमाम देखने वाले दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवाल या सुझाव हैं वो ज़रूर दें, ताकि शिवरान साहब उनका भी अगर जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया शिवरान साहब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।